जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और विवादों की राख से जो बारूद बने उसे ही सियासत का विश्वनाथ कहते हैं। TV9 भारतवर्ष के इस मेगा शो में हमारे आज के मेहमान हैं बॉलीवुड के बेताज बादशाह रहे, बीजेपी की अटल सरकार के काली चरण रहे, लेकिन अब सियासी मैदान में बीजेपी के जानी दुश्मन कहे जाते हैं, जो कांग्रेस के हाथ से निकले और अब ममता बनर्जी के मेरे अपने हो गए। स्वागत करते हैं देश के बिहारी बाबू शॉटगन सिन्हा, टीएमसी के लोकसभा सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सॉरी शत्रु जी अपने चिर परिचित अंदाज में, लेकिन शत्रु जी आज हम भी पूरी तैयारी से आए हैं। वो तो दिख रहा है, पूरी तैयारी से, और आपको किसी भी सवाल में हम खामोश नहीं कहने देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। और हाँ, इस शो के बाद हमारी ऑडियंस ये जरूर कहती नजर आएगी कि आज TV9 भारतवर्ष में छेनू आया था। मेरे साथ यहां पर आप देख रहे हैं पूरा दल बल, पूरा दस्ता, पूरी फौज यहां मौजूद है मेरे कलीग्स की, और ये अपने अपने स्पेसिफिक टॉपिक्स पर आज शत्रुघ्न सिन्हा साहब से सवाल करने वाले हैं। इन सब के पास जो सवाल हैं वो आपको इनके साथ ही यहां इस तस्वीर में नजर आ जाएंगे। उनके नामों के साथ उनका जो टॉपिक है वो किस पर सवाल करने वाले हैं यहां आपको इस समय स्क्रीन में नजर आ रहे हैं। और इसके अलावा ये मेरे कलीग्स तो इस समय पूरी तैयारी के साथ हैं ही, लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उधर भी, उस पार भी देखिए जरा, उधर निगाह डालिए। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का पूरा एक दस्ता मौजूद है और साथ में फिल्म क्रिटिक भी मौजूद है। बहुत स्वागत करता हूं आप सबका, और आप प्यारी ऑडियंस का भी। मुझे मालूम है आप बहुत बहुत एंजॉय करने वाले हैं शो, बिल्कुल वैसे जैसे सर की किसी भी फिल्म को आपने आज तक एंजॉय किया। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। शत्रुघ्न सर, आपका नाम शत्रुघ्न है ये सब जानते हैं, लेकिन आप चार भाई हैं और उनका नाम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न है। ये मुझे नहीं मालूम कितने लोग जानते हैं। और साथ में ये कि आपके दो बेटे हैं, एक का नाम लव और दूसरे का नाम कुश है, और ये भी कि आपके घर का नाम रामायण है। इसलिए मैं इसी मुद्दे के साथ आज शुरू करना चाहता हूं। विवाद इस बात पर है कि रामचरितमानस की चौपाइयां समाज में विभाजन पैदा कर रही हैं, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। आपका क्या मानना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का, तमाम TV9 भारतवर्ष का, जितने हमारे विद्वान मित्रगण आए हुए हैं यहाँ पे, जितने हमारे बड़े बड़े वरिष्ठ पत्रकार जन हैं, और हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के दौर पे जितने लोग यहाँ बैठी हैं, चाहे निधि हैं कि प्रीति हैं कि हमारी सुमेरा हैं कि बाकी आप तमाम लोग। क्या बात है सर, क्या मेमोरी है आपकी। आई मस्ट से दिनेश जी, आपका नाम भी ले रहा था। तो मैं सबका स्वागत करता हूँ। दिनेश जी, आपको कहना चाहूँगा कि हाँ, आपकी बात में दम है। हम चार भाई हैं, राम, लखन, भरत, शत्रुघ्न, डॉक्टर राम सिन्हा, डॉक्टर लखन सिन्हा, डॉक्टर भरत सिन्हा। मैं तो खैर कंपाउंडर बनने के लायक नहीं था, इसलिए मेरे नाम के आगे डॉक्टर नहीं लग सका, प्रीफिक्स नहीं लगा, और मैं शत्रुघ्न सिन्हा। ये बात अलग है कि जो डॉक्टर नहीं बन सका, एक दिन देश में भारत का स्वास्थ्य मंत्री बन गया, हेल्थ मिनिस्टर बन गया। कभी कभी डेमोक्रेसी में ऐसा होता है। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि ऐसा भी होता है कि जो कंपाउंडर बनने लायक नहीं था वो स्वास्थ्य मंत्री बन जाता है, तो जब एक चाय वाला PM बन जाता है तो हल्ला क्यों होता है सर? हाँ, पहली बात तो मुझे यकीन ही नहीं है इस बात का, ये प्रोपेगेंडा है कि चाय वाला PM बना है। ना चाय कभी बेची है, मुझे नहीं लगता उनको चाय बनाने भी आती होगी, लेकिन अब हल्ला है कि चाय प्रमोशन किया गया। इसीलिए कई लोग कहते हैं प्रधानमंत्री हैं कि प्रचार मंत्री हैं। ये प्रचार किया गया है कि चाय बेचते थे। कब चाय बेचा? कोई क्लास फेलो उनका आज तक मिला है? कोई चाय बेचने वाला उनका कोई सहपाठी या कोई आदमी है जो कह सकता है कि हमने चाय बेचते उनको देखा है? कहीं सुना? जिस वक्त उस स्टेशन की बात करते हैं, कुछ लोग करते हैं उनके, उस वक्त तो वो स्टेशन पैदा भी नहीं हुआ था वहाँ पे। तो ये बात, लेकिन फिर भी आप कह सकते, आपकी बात में दिनेश ये दम है कि अगर कंपाउंडर के लायक नहीं है वो हेल्थ मिनिस्टर बन सकता है, तो मैं समझता हूँ कि कोई चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है। क्यों नहीं बन सकता है? लेकिन मैं एक चीज़, एक ख़ास मुद्दे पे आपको आकर्षित कर रहा था
कि यहाँ पे जब मैं रामायण में, मकान का नाम रामायण है, बच्चे भी आपने कहा लव कुश हैं, एक बेटी है सोनाक्षी है, लेकिन मनोज कुमार जो बहुत बड़े फिल्म मेकर हैं और बहुत बड़े भाई समान हैं, वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मेकर्स। अफसोस है कि उनको आज तक कोई पद्म भूषण या भारत रत्न वगैरह नहीं मिला, जो उनको ज़रूर मिलना चाहिए था। वो मनोज कुमार साहब ने एक बार कहा था मेरे बारे में, शत्रुघ्न अपनी लेट लतीफ़ी के लिए बहुत मशहूर है या बदनाम है। शत्रुघ्न लेट लतीफ़ है, इसीलिए रामायण में इसकी एंट्री शत्रुघ्न बन के हुई, समय पे आता तो राम बनकर पैदा होता। तो ये मनोज सर, लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि रामचरितमानस पर बैन लगना चाहिए। आप समाजवादी पार्टी के स्टैंड के साथ हैं या खिलाफ हैं? देखिए, मैं इस विषय का विद्वान नहीं हूँ और मैं इस कंट्रोवर्सी को इतनी जल्दी इसमें हवा नहीं देना चाहता, इतना जल्दी इसको नहीं फैलाना चाहता हूँ। मैंने ना उस सब्जेक्ट को पढ़ा है ढंग से, हालांकि रामायणवासी हूँ, लेकिन मैं उतना विद्वान नहीं हूँ। मेरे परिवार में और बहुत लोग, माता पिता ये सब जो गुजर गए स्वर्गीय, वो लोग बहुत इसके कायल थे, बहुत ही मानते थे, बहुत ही पढ़ते लिखते थे। मेरा उतना नहीं है। मैं सर्वधर्म समभाव में विश्वास रखता हूँ, सर्व जाति समभाव में, सर्व जात समभाव में मैं विश्वास रखता हूँ। इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसी किसी कंट्रोवर्सी को मैं हवा दूँ जिसकी वजह से कहीं समाज में या जाति या जात में विभाजन हो। लेकिन आपके घर में श्री रामचरितमानस होगी निश्चित रूप से, पूजा का जो आपका घर होगा उसमें निश्चित रूप से रखी होगी, और वैसे में ये बात कही जा रही है तो मैं चाहता था कि आप इसमें बेबाक होकर बोले। लेकिन सुमेरा पूरी पढ़ाई करके आई हैं इस मामले, आप कह रहे हैं कि सुमेरा तो बहुत गुणी है, विद्वान है, बहुत अच्छी है, वो समझदार है, मैच्योर्ड है सुमेरा करके आई है, तो मुझ पे बी काइंड टू मी, थोड़ा मेरा ख्याल रखते हुए। जी, रामचरितमानस पे भी अगर हम उसकी डिटेल में ना भी जाएं तो आप राजनेता तो हैं और राजनीति आप करते रहे हैं। इसके इर्द गिर्द अब हो रही है राजनीति, इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है और कहा यह जा रहा है कि इसके जरिए क्या वापस एक बार फिर अगड़ा पिछड़ा की राजनीति को एक बार फिर हवा देने की कोशिश है क्या 2024 के पहले? तो क्या 2024 के पहले इस मुद्दे को या इस तरह के मुद्दों को सामने रखकर अगड़ा पिछड़ा की राजनीति को फिर हवा देने की कोशिश है? सुमेरा, इस मामले में उनसे सवाल करें तो ज़्यादा बेहतर होगा जिन लोगों ने समाज को बांटने की कोशिश की है, जिन्होंने धर्म के नाम पे हिंदू मुसलमान में, अलग समुदायों में झगड़ा कराने की कोशिश की है, जिनके पास कुछ अपना विषय नहीं होता है, मुद्दे नहीं होते हैं, तो इन मुद्दों को गर्म किया जाता है ध्यान भटकाने के लिए मुद्दों से और लोगों को एक दूसरे से दूर करने के लिए। जाति में भी ये देखा गया है और जात में भी देखा गया। अगड़ा पिछड़ा, इस पर मैं सबको देखता हूँ भारत माँ के संतान की तरह, और जो मेरी नज़रों में भारत माँ की संतान है वो हमारा अपना है और हम उसे अपने सीने से लगाते हैं, बस। लेकिन शत्रु जी, अभी जो इस मुद्दे को उठा रहे हैं वो समाजवादी पार्टी उठा रही है। अभी अगर इस मुद्दे को उठा रहे हैं तो वो जिनको आप कह रहे हैं या जिनकी तरफ आपका इशारा है कि वो विभाजन की राजनीति कर रहे हैं, वो नहीं उठा रहे हैं। मोहन भागवत जी ने तो बयान भी दे दिया, उन्होंने कहा कि पंडितों ने बनाई, भगवान ने नहीं बनाई थी जातियाँ। पहले तो उस पर आपका क्या पक्ष है? ये पंडित और ब्राह्मण क्या अलग अलग हैं? पंडित और विद्वान जो वो फर्क बताने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है पर्यायवाची शब्द भी हो, कई लोग पंडित जो विद्वान को ही पंडित कहते हैं, और अक्सर देखा गया है जो पंडित हैं वो बहुत विद्वान होते हैं, ऐसा देखा गया है। कई लोग, आपको सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो थे ही बहुत विद्वान, लेकिन मैं पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे लोग ऐसे पंडित रहे जो विद्वान रहे और विद्वान जो है वो पंडित रहे। तो ये पर्यायवाची शब्द भी हो सकता है। मैं मोहन भागवत जी का बहुत आदर करता हूँ, तो मैं अभी चूँकि उनके बयान को देखा नहीं है, सुना नहीं है, अभी आपने कहा, तो मैं उस पर कुछ बोल नहीं सकता हूँ। रही बात अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव बहुत डायनेमिक है, बहुत डैशिंग है, बहुत होनहार है, बहुत समझदार है, बहुत लोकप्रिय है, उसकी बहुत ही लोकप्रियता है। और अखिलेश यादव ऐसा है जिसके अंदर में आप यूपी का क्यों, कुछ हद तक भारत का भविष्य भी देख सकते हैं आप। ऐसा है उसके अंदर, अखिलेश यादव सक्षम है। अब उसने जो कहा है, क्यों कहा है, मैं जब तक इसको नहीं समझूंगा तब तक मैं अखिलेश यादव की बात का ना तो खंडन कर सकता हूं और ना ही समर्थन कर सकता हूं। मेरे बाकी के जो साथी हैं वो आपसे बात करने के लिए बेकरार हैं, लेकिन जरा ये देखिए, यहां पर शत्रुघ्न सिन्हा, 5 एंकर और इतने सारे हमारे जो गेस्ट हैं
उनके साथ आज जो बातचीत का सिलसिला वो आगे बढ़ने वाला है, लेकिन यहां पर ये रैपिड फायर शत्रुघ्न सिन्हा सर के साथ एक बार, इससे ये लोभ हम समरण नहीं कर पा रहे। जरा देखिए, देश की दीदी नंबर 1 कौन? देश की दीदी नंबर 1 कौन? शत्रुघ्न सर, और जो ये वस्तुनिष्ठ सवाल है, इसमें विकल्प जो है वो है प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, स्मृति ईरानी। आपका जवाब सर। कमाल है, अभी ममता जी के छोड़कर अब बाकियों को मेरी दीदी बनाओगे आप? देश की दीदी, देश की दीदी कौन? सवाल ये था सर। प्रियंका गांधी, ममता बनर्जी, स्मृति ईरानी, देश की दीदी नंबर 1 कौन? देखिए, एक चुनना है कोई। पूरे जगत की या देश की भी अगर कोई दीदी मानी जाती हैं और जानी जाती हैं तो वो है ममता बनर्जी। चलिए, ममता बनर्जी, ये इस पर मोहर लग गई। लेकिन अगला सवाल क्या है रैपिड फायर का? 2024 में विपक्ष का पीएम उम्मीदवार कौन? ये चेहरे सामने है, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार या अरविंद केजरीवाल। कौन सा चेहरा पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर विपक्ष का सर? देखिए, इसमें तमाम लोग या खासकर कई सारे लोग बहुत ही सक्षम हैं, बहुत ही काबिल हैं, एबल हैं, कैपेबल हैं, रेस्पेक्टेबल हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इन्हें अपने उम्मीदवार कौन, मैं तो कहता हूँ दावेदार कौन होगा, इसका अंतोगत्वा फैसला भारत की जनता का। मतलब कोई एक नाम आप इसमें से नहीं लेंगे? कोई आवश्यकता नहीं है। इतना कह सकता हूँ, अगर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अगर बहुत कामयाब हुई है, वो फ्रंट रनर बन के आज दिख रहे हैं, तो ममता बनर्जी, जो मैं शुरू से कहता था और आज भी कह रहा हूँ, वो 2024 के इलेक्शन में जरूर देश में एक गेम चेंजर बन के खड़ी होगी। चलिए, अब आपको हिंट्स लेने पड़ेंगे। 2 नाम इसमें से ले दिए गए, राहुल गांधी, ममता बनर्जी। अब इसमें से कौन फ्रंट रनर होगा, उन्होंने उसके लिए टाइम, एक तरीके से टाइम जवाब देगा कह दिया है। अब जरा अगला सवाल देखिए। अगला सवाल हमारा ये है, और इसमें शत्रुघ्न सिन्हा जी क्या कहते हैं, बेहतर प्रधानमंत्री कौन है शत्रु सर? नरेंद्र मोदी या मनमोहन सिंह? अरे, ये तो कोई कहने की बात है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। हालांकि नरेंद्र मोदी हमारे मित्र हैं, सोसाइटी के फ्रेंड हैं, हम सब कदर करते हैं, इसलिए कि भारत के प्रधानमंत्री तो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अगर सबसे काबिल कौन है, सबसे होनहार कौन है, सबसे ज़्यादा दुनिया में किसकी कदर हुई है, उसके अर्थशास्त्र से लेके उनके मैनेजमेंट से लेके हर चीज़ की, तो इवेंट मैनेजमेंट वो नहीं करते रहे। इवेंट मैनेजमेंट हमारे मित्र करते रहे, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं कहूँगा नरेंद्र मोदी जी, मैं कहूँगा मनमोहन सिंह जी, बहुत विद्वान, गजब के, विश्व ख्याति प्राप्त ऐसा आदमी बिरला ही पैदा होता है। बहुत बढ़िया। ऑडियंस को लगता है जैसे बहुत या तो मंत्रमुग्ध होकर आपकी बातें सुन रही है, और या फिर उसका ध्यान कहीं और है। और देखिए, सियासत की डगर कितनी रफ्तीली होती है। मनमोहन सिंह के बारे में पूरी बात कहते कहते नरेंद्र मोदी का नाम ले गए शत्रुघ्न सिन्हा सर। अब देखते हैं जरा क्या करते हैं। अब देखिए जरा, बेहतर प्रधानमंत्री के कौन के बाद अब अगला सवाल कौन? बिहार के लिए जिस जगह से शत्रुघ्न सिन्हा सर आते हैं, उसके लिए बेस्ट कौन? बिहार के लिए नीतीश कुमार बेस्ट है या तेजस्वी यादव? एक नाम लीजिएगा सर। इसके पहले रिस्पॉन्ड कर दूं कि आपने कहा दोनों का नाम लेते लेते, मनमोहन सिंह का नाम लेते लेते मैं नरेंद्र मोदी जी का नाम ले लिया मैंने। आप समझने की कोशिश, ये दोनों हैं मेरे अपने। अरे क्या बात, क्या बात, क्या बात, क्या बात। सियासत में और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि तेजस्वी यादव बहुत ही योग्य है, बहुत हुनर है इसके अंदर, और इसकी बहुत फॉलोइंग है। तेजस्वी यादव बहुत अच्छा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे मित्र बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं नीतीश कुमार जी, उन्होंने खुद कहा है कि अब जो है बिहार का भविष्य या भार, राजनीति का ही नहीं, सरकार का भार अब ये संभालेंगे तेजस्वी यादव। तो उन्होंने खुद अपना इनके ऊपर चादर डाल दिया है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा सर। आप लोगों ने भी अगर मार्क की हो तो ताली बजा सकते हैं। उन्होंने कहा कि अब तो नीतीश खुद कह रहे हैं कि भार तेजस्वी संभालेंगे। लेकिन सर, बहरहाल मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं अगला सवाल लेकर। बेहतर कलाकार कौन? ये एक बड़ा ट्रिकी सवाल है। बेहतर कलाकार कौन? शत्रुघ्न सिन्हा या अमिताभ बच्चन? जाहिर है शत्रुघ्न सिन्हा। ये बात अलग है कि शत्रुघ्न सिन्हा पा के बाद और बहुत सारी अच्छी अच्छी फिल्मों के बाद अमिताभ बच्चन को मानते हैं बेहतर। ये अलग बात है। हमारे दोस्त हैं,
हमारे दोस्त हैं अमिताभ बच्चन, हमारे चंद लोग जो हालांकि मुझसे सीनियर हैं, लेकिन संघर्ष के दिनों में फिल्मों में मुझसे थोड़े जूनियर हैं, थोड़े, लेकिन हम लोगों ने साथ करीब करीब संघर्ष किया है, बहुत पुराने दोस्त रहे हैं। और ये मैं आपके सामने नहीं, मैं उनके सामने भी कह चुका हूँ कि जहाँ तक सवाल है कि कौन मानता है अपने को बेहतर कलाकार, तो मैं मानता हूँ अपने आप को, लेकिन दुनिया मानती है। लेकिन दुनिया भले मुझे मानती हो, मैं मानता हूँ अमिताभ बच्चन को सबसे बेहतरीन कलाकार। अमिताभ बच्चन को शत्रुघ्न सिन्हा खुद सबसे बेहतरीन कलाकार मानते हैं। जब मैं आपके लिए कह रहा था कि मैं आपको एक ट्रैप की तरफ ले जा रहा हूं, इस कारपेट में मेरा पैर फंसा और मैं गिरते गिरते बचा। तो आप जो अगली बार है बड़ा सावधान होकर मैं रहने वाला हूं। दूसरों के लिए खड्डा नहीं खोदना चाहिए कहते हैं, लेकिन कुछ एक चीजें हैं उसको आप ट्रैप के तौर पर मत लीजिएगा। अब आगे देखिए 2024 में चेहरा कौन सा होगा विपक्ष की राजनीति का, इसको लेकर बड़े स्पेसिफिक सवाल शत्रुघ्न सिन्हा सर से अब होने वाले। मैं पूछ रही हूँ शत्रुघ्न जी, नमस्कार, निधि हूँ मैं। और 2024 की राजनीति के कॉन्टेक्स्ट में आपने कहा ममता बनर्जी बहुत विद्वान हैं और एक बड़ी लीडर के तौर पर उभर रही हैं। आपने कहा अखिलेश यादव बहुत सक्षम हैं। आप कह चुके हैं कि राहुल गांधी बहुत काबिल हैं। तो मोदी वर्सेस कौन है 2024 में? मोदी वर्सेस ऑपोजिशन है। और मैं एक चीज़ और थोड़ा सा खुलासा कर सकूँ, मैं कोई आपकी तरह एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आपने चूँकि कहा है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच का ज़माना है ये, जैसे आपकी तरह आप लोग को देख के कह सकता हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट का ज़माना है, तो मैं कह सकता हूँ कि ऑपोजिशन से होगा। और इसमें ये कहने की अब ज़रूरत नहीं, घिसी पिटी बातों को लेके आते हैं, अरे बट ऑपोजिशन का चेहरा कौन होगा, और ये सब तुम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। आफ्टर नेहरू हूँ, आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री हूँ, आफ्टर इंदिरा गांधी हूँ। लेकिन ऑपोजिशन में एक चेहरा नहीं है, सब नेता हैं। होगा, कोई बात नहीं। अखिलेश यादव, केसीआर थर्ड फ्रंट के लिए कोशिश कर रहे हैं, कई मंच पर साथ हम देख रहे हैं, केजरीवाल को, अखिलेश यादव को, ममता बनर्जी भी केसीआर के मंच में दिखी, नीतीश कुमार भी। मैं आसान कर देता हूं आपकी बात। इतने सारे एस्पिरेशंस हैं इस खेमे में, हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है और ऐसे में एकता बन नहीं पाती सर। नहीं, कोई बात नहीं, बन जाएगा, वक्त आएगा, अपने आप हो जाएगा। क्योंकि आप ये समझने की कोशिश कीजिए दिनेश जी, यहाँ पे ये लोग जो हैं, एक तरफ इनकी कितनी यूनिटी है, किस हद तक यूनिटी है और कितनी सीटों से यूनिटी रंग लाएगी, वो तो बात की बात है। पहली बात है, जो भी प्रधानमंत्री होता है, चाहे जिसके बारे में बातें हो रही हैं और जिसके बारे में लोग देख कर, सुन कर और कह के अपोजिशन तैयार कर रहे हैं पूरा, पहले उनको देखिए कि उनकी कहाँ गेन होती है। लेकिन ममता दीदी क्या राहुल गांधी के नाम पे सहमत हैं? मैं बताने वाला कौन हूँ? यहाँ इतने बड़े बड़े बैठे हुए पत्रकार, जो बैठे हुए हैं उनके पास आ जाते हैं। अवधेश जी बैठे हुए हैं, देखिए बहुत देर से। ये बाउंसर है, गुगली है, दूसरा है, क्या है, अब देख लेते हैं। बाउंसर गुगली नहीं, सामान्य सा सवाल है। मैं 9 अप्रैल 2019 का आपका एक बयान देख रहा था, जिसमें आप कांग्रेस में आने के बाद आप बता रहे थे टेलीविजन पर कि मैं जोश में नहीं होश में काम करता हूं और मैं वफादार हूं, अगर कांग्रेस में आया हूं तो लंबे समय तक यहां रहूंगा। लेकिन हम लोगों ने देखा कि साल के अंदर आप तृणमूल कांग्रेस में चले गए। तो उस बयान के क्या मायने थे? आप कितने वफादार रहे कांग्रेस के प्रति? वफादारी तो आप मेरे यहाँ तक देख रहे हैं कि मैं अकेला आदमी हूँ जो कांग्रेस से जाने के बाद भी अभी तक मैंने कांग्रेस की कोई शिकायत नहीं की है। ये नहीं कहा क्यों गया हूँ कांग्रेस से, हमने कहा जाने दो, उनको भी इस वक्त जख्मों में मरहम की ज़रूरत है, वो उनका अच्छा दौर नहीं गुजर रहा, मैं उनके खिलाफ अब कुछ नहीं बोलूँगा। शांति से एक नई दिशा में, लेकिन सही दिशा में आया। आपको तो पता होगा कि ममता जी से मेरी बहुत पुराना अफेक्शन रहा है, जान पहचान रहा है, मैं उनका बहुत कायल रहा हूँ। इनफैक्ट देश के नेताओं में अगर सही मायनों में जयप्रकाश नारायण जी से, जिनसे मैं प्रभावित होकर आया, उसके बाद किसी नेता की सिंप्लिसिटी का, किसी नेता के विजन का, किसी नेता की ईमानदार छवि का, किसी नेता के वो कर्मठता का, कैपेबिलिटी दिखाकर मैं कायल रहा हूँ, तो ममता बनर्जी का रहा हूँ। मैं अब आगे एक सवाल आपसे पंकज झा पूछने वाले हैं, मैं जरा इसके और इलेबोरेशन पर आऊंगा, लेकिन पहले पंकज। मैं समझ गया पंकज झा क्या पूछेंगे। अभी आप कह रहे थे तमाम लोगों के बारे में, तेजस्वी से लेकर नीतीश, ममता, राहुल गांधी, क्या आप नीतीश कुमार को नहीं मानते कि पीएम मटेरियल हैं? वो भी आपके मित्र हैं। झा जी, इसका जवाब मैं पहले कई बार दे चुका हूँ और आज कर दिया, आपने कंफ्यूज कर दिया। राहुल गांधी के लिए भी कहा, ममता बनर्जी के लिए भी कहा, इसीलिए पूरा कंफ्यूजन आप ही फैला रहे हैं। मैं क्लैरिटी दे रहा हूँ, आपको कंफ्यूजन लग रहा है, इसलिए कि आप वो सुनना चाहते हैं जो आपने ठान रखी है। आप सुनना चाहते हैं कि मैं वही बोलूं, वो नहीं होगा, मैं बता देता हूं।
और यहाँ इतनी अच्छी ऑडियंस बैठी है, लोग बैठे हैं। मैंने कहा था और आज भी कहता हूँ, नीतीश कुमार में क्यों कमी है, नीतीश कुमार में क्यों नहीं वो क्षमता है, क्षमता। अब उसके बाद वो चाहिए रूले टेबल पर नंबर आना चाहिए, 22 नंबर, 9 नंबर, 12 नंबर, 32 नंबर जो खेलते हैं वो बनेंगे तो आप भी बन सकते हैं, हम भी बन सकते हैं। जिसके पास नंबर वो बनेगा सिकंदर। लेकिन अब जरा देखिए सर का ये एक और डायलॉग मैं आपको बताता हूं। अमीरों से गरीबों की हड्डियां तो चबाई जा सकती हैं, लेकिन उनके घर की रोटियां वो नहीं चबा पाते। ये भी सर का डायलॉग है और फिल्म है हमसे ना टकराना। अरे बाप, अभी हिंडनबर्ग के बारे में हम सुन रहे हैं, रेवोल्यूशंस के बारे में हम सुन रहे हैं।